हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है सब्जेक्ट वेंचर के इस नए वीडियो में, जिसमें आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान पर आधारित एक महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने लेकर के आए हैं। निसंदेह यह श्रृंखला आपके आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगी, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। हर क्वेश्चन के बारे में विस्तार से समझ लें ताकि किसी भी क्वेश्चन पे आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। पहला क्वेश्चन, भारत में न्यायपालिका निम्न की देखरेख में काम करती है। न्यायपालिका जुडिशियरी को कहते हैं, इसलिए जुडिशियरी पूछा जा सकता है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री की देखरेख में, बी राष्ट्रपति की देखरेख में, सी संसद की देखरेख में, डी ऑप्शन स्वतंत्र तौर पर काम करती है। फ्रेंड्स, भारत में न्यायपालिका थ्योरी ऑफ चेक एंड बैलेंस के तहत इंडिपेंडेंट रखी गई है, अर्थात न्यायपालिका स्वतंत्र कार्य करती है। निम्नलिखित में कौन समवर्ती सूची का विषय नहीं है? समवर्ती सूची, जो कि कंकरेंट लिस्ट या रेसिडुअल लिस्ट कहलाती है, केंद्र सूची के विषय केंद्र के अंडर में रहते हैं। राज्य सूची में राज्य कानून बनाता है, समवर्ती सूची में दोनों कानून बनाते हैं। कोई भी वित्त का विषय समवर्ती सूची में नहीं रखा जाता। लोक स्वास्थ्य जो है, ये पब्लिक कल्याण, ये समवर्ती सूची का विषय नहीं है। अगला प्रश्न, किसी कारणवश कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, यानी राष्ट्रपति की पोस्ट खाली हो जाए, तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? पहली चीज़ तो आपको ये समझनी है कि राष्ट्रपति की वैकेंट सीट को उपराष्ट्रपति फिल करेगा, और दूसरा, वह मात्र 6 महीने तक ही केवल कार्यवाहक राष्ट्रपति रह सकता है। इसके पहले राष्ट्रपति का चुनाव करा लिया जाना आवश्यक है। कोई भी विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? भारतीय संविधान में जो परिभाषा वित्त विधेयक की दी गई है, वो बात ये कहती है कि वो विधेयक जो कि सामान्य विधेयक नहीं है, वो वित्त विधेयक है। वित्त विधेयक क्या है? इसकी कुछ परिभाषा इस तरीके से है कि भारत सरकार की वित्त से संबंधित अगर कोई विधेयक है तो वो वित्त विधेयक होगा। फाइनल डिसीजन लोकसभा अध्यक्ष के हाथों है, यानी लोकसभा अध्यक्ष डिसाइड करेगा कोई बिल मनी बिल है कि नहीं। राष्ट्रपति अपना पत्र किसे संबोधित करते हुए देता है? अगर राष्ट्रपति रिजाइन करेगा तो अपने रेजिग्नेशन को वो किसको एड्रेस करेगा, यानी राष्ट्रपति अपने त्यागपत्र को किसके नाम से देता है? भारत के मुख्यमंत्री के नाम से, मुख्य न्यायाधीश के नाम से, लोकसभा के अध्यक्ष के नाम से, सी उपराष्ट्रपति के नाम से, या प्रधानमंत्री के नाम से? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के नाम से अपना त्यागपत्र देता है। भारत में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। भारत में मंत्रिपरिषद अगर पूछा जाता है तो लोकसभा होगी, अगर राज्य में पूछा जाता है तो विधानसभा होगी। और लोकसभा और विधानसभा सामूहिक तौर पर मंत्रिपरिषद अपने सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। इस तरीके से विधानमंडल के सदनों के प्रति गलत होगा, राज्यपाल के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी है, संसद के प्रति नहीं, विधानसभा के प्रति, यानी मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। भारत में किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? हम सभी जानते हैं कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन संविधान संशोधन करके एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, जिसके माध्यम से प्रारंभ में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। बाद में एक और मूल कर्तव्य, शिक्षा का मूल कर्तव्य जोड़ा गया। वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं, लेकिन ये जोड़े कब गए? 42, 44, 43 या 39 में? फ्रेंड्स, 42वें संविधान संशोधन से मूल कर्तव्य जोड़े गए। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं क्या? राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक दिए गए हैं। ये किस देश से प्रेरित हैं? फ्रांस से, आयरलैंड से, जापान से या ब्रिटेन से? दोस्तों, हमारे देश के राजनीति के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से प्रेरित हैं। आयरलैंड की सरकार से की उदाहरण के माध्यम से इनको लिया गया था।
अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन संबंधित अनुच्छेद है। अस्पृश्यता उन्मूलन मतलब अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत को रोकने संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 15 या अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 जो है वो समानता की बात करता है, 15 अनुच्छेद भेदभाव को रोकता है, अनुच्छेद 17 वो है जो अस्पृश्यता को रोकता है। इस तरीके से अनुच्छेद 17 इसका सही आंसर होगा। ईस्ट की नीतियों में से कौन सा प्रधानमंत्री सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ? पूर्व की नीतियां जो थीं उनको सबसे ज़्यादा अच्छा मान करके अपने देश में उनको लागू करने वाला प्रधानमंत्री कौन सा था? एच.डी. देवेगौड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी, इंद्र कुमार गुजराल, ऑप्शन डी मनमोहन सिंह। फ्रेंड्स, ऑप्शन सी इंद्र कुमार गुजराल जो कि पूर्व की नीतियों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, इसलिए सबसे ज़्यादा प्रभावित प्रधानमंत्री के तौर पर जाने जाते हैं। संसद का अर्थ है इंडियन पार्लियामेंट क्या किन चीज़ों से मिलकर बनती है, या इंडियन पार्लियामेंट में कौन कौन से अंग आते हैं? राज्यसभा, लोकसभा, प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। फ्रेंड्स, लोकसभा, राज्यसभा और एक और अंग है जो राष्ट्रपति हैं को मिलाकर के भारतीय संसद का निर्माण होता है। इस तरीके से ऑप्शन सी भारत का राष्ट्रपति इसका सही आंसर होगा। भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने प्रस्ताव दिया था? ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, रॉयल कमीशन, उपरोक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स, बलवंत राय मेहता समिति का गठन इस सुझाव के लिए स्थानीय सरकार या स्थानीय स्वशासन के बिंदु पर सुझाव देने के लिए हुई थी, जिन्होंने कि त्रिस्तरीय समिति का या त्रिस्तरीय सरकार के गठन की बात करी थी या प्रस्ताव दिया था। संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान की किस धारा के अंतर्गत लागू किया जाता है? फ्रेंड्स, राष्ट्रीय आपात उपबंध 3 में है, 352 में, 356 में, 360 में। 352 का उपबंध नेशनल इमरजेंसी है, 356 का उपबंध संवैधानिक इमरजेंसी है, 360 का वित्तीय इमरजेंसी है। इस तरीके से 356 संवैधानिक आपात कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी इसका सही आंसर होगा। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? जब संविधान सभा के अध्यक्ष पूछे जाएंगे तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। अस्थायी अध्यक्ष पूछे जाएंगे तो सच्चिदानंद सिन्हा होंगे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष पूछे जाएंगे तो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही टिक किया जाएगा। जवाहरलाल नेहरू प्रस्तावक थे, सरदार पटेल जी कोर मेंबर्स थे, बी.आर. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। सो ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका करेक्ट आंसर है। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु घटा करके 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी? 21 वर्ष से 18 वर्ष की गई थी। इसी का ठीक उल्टा अगर आप देखें 81 दिखता है, जिसमें से कि 61 को रोका जा सकता है। और पहला ऑप्शन जो कि 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 है, इसका सही आंसर है। तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि 18 को उल्टा करें। भारत के संयुक्त सत्र का संचालन कौन करता है? संसद का संयुक्त सत्र जो कि ज्वाइंट सिटिंग होती है। ज्वाइंट सिटिंग तभी आती है जब लोकसभा और राज्यसभा के बीच में कोई डेडलॉक या विवाद पैदा होता है। ऐसी संयुक्त सत्र को कॉल करने का राइट राष्ट्रपति के पास है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, राज्यसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष? फ्रेंड्स, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किए गए सदस्यों की संख्या कितनी है? 2, 6, 8 या 12? फ्रेंड्स, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामित करता है, मनोनीत करता है। ये सदस्य साइंस, आर्ट, लिटरेचर और सोशल सर्विस यानी साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रणी व्यक्ति होते हैं। इन्हें राष्ट्रपति नामित करता है। तो इस तरीके से 12 मेंबर राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा नामित होते हैं।
राष्ट्रीय राजनीतिक एकता का प्रतीक है। फ्रेंड्स, अगर राजनीतिक समानता का प्रतीक पूछा जाता है तो आपका सार्वजनिक मताधिकार होगा। राजनीतिक संप्रभुता पूछी जाती है तो जनता होती है, लेकिन राजनीतिक एकता की बात की गई है, इसलिए यहाँ पर राजनीतिक पार्टियाँ सही ऑप्शन हो जाएगा। सार्वजनिक मताधिकार के उसमें कंफ्यूज मत रहिएगा, राजनीतिक पार्टियाँ इसका सही आंसर होगा। राजनीतिक एकता का प्रतीक राजनीतिक पार्टियाँ हैं। भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? फ्रेंड्स, उच्चतम न्यायालय तक अगर मुख्य न्यायाधीश पूछे जाते हैं, यानी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, तो इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल पर टिक मत करिएगा, बाकी किसी के द्वारा नियुक्ति न्यायाधीश की नहीं होती, इसलिए ऑप्शन बी राष्ट्रपति इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, कितने वर्षों तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है? फ्रेंड्स, हमारी नई शिक्षा नीति के तहत तो बच्चों को 3 वर्ष से लेकर के शिक्षा में लेने का प्रावधान है, जिसमें बाल वाटिका और प्री स्कूलिंग ली गई है, लेकिन अब तक चल रही जो शिक्षा प्रणाली थी उसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा एक मौलिक अधिकार के तौर पर प्रदान करने का प्रावधान किया गया था, इसलिए ऑप्शन ए 6 से 14 वर्ष इसका सही आंसर होगा। किस अनुच्छेद के तहत बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दी गई है? मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया, नई शिक्षा नीति या जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है जो पास किया गया था भारतीय संसद द्वारा, उसके तहत एक अनुच्छेद 21 में एक अनुच्छेद ए जोड़ करके अनुच्छेद 21A के तहत सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का एक मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। इस तरीके से ऑप्शन ए इसका सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न, राज्यसभा और लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राज्यसभा और लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन बुलाए जाने की दशा यह होती है कि लोकसभा या राज्यसभा में किसी बात को लेकर के मतभेद होता है। सामान्यतः यह मतभेद सामान्य बिल के मौके पर होगा। अगर यह मनी बिल में होगा तो मनी बिल पास मान लिया जाएगा, लेकिन इसे बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। याद रखिएगा, संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाएगा और लोकसभा का अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करेगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? फ्रेंड्स, पहले भी डिस्कस किया जा चुका है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री की सलाह पर, और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति करते समय वह मुख्य न्यायाधीश की भी सलाह लेता है, उससे परामर्श करता है। अगर उच्च न्यायालय की बात आती है तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की भी परामर्श ली जाती है। भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्य कितने हैं? फ्रेंड्स, मौलिक कर्तव्यों का उपबंध अनुच्छेद 51A के तहत किया गया है, 42वें संविधान संशोधन के तहत किया गया है। शुरुआत में मौलिक कर्तव्य 10 जोड़े गए थे, लेकिन बाद में शिक्षा अधिकार अधिनियम लागू होने के कारण एक अधिकार और कर्तव्य और बढ़ गया है। इस तरीके से ऑप्शन बी 11 मौलिक कर्तव्य एक सही आंसर होगा, यानी वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अनुसार हर नागरिक के 11 मौलिक कर्तव्य हैं। राष्ट्रपति की आपातकालीन धारा कौन सी है? फ्रेंड्स, आपातकाल 352, 356 और 360 में है, लेकिन जहां पर राष्ट्रपति की आपातकालीन धारा पूछी जाती है, यानी ये नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपात की धारा है, जो कि सशस्त्र विद्रोह या आउटर अटैक किसी देश के आक्रमण के कारण लगाई जाती है। इसलिए यह उपबंध अनुच्छेद 352 के तहत किए गए हैं, जिसमें कि फंडामेंटल राइट 20 और 21 को छोड़ करके कैंसिल हो जाते हैं। 6 से 14 वर्ष की अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा किस संविधान संशोधन द्वारा व्यक्तियों के उसमें लागू की गई? ये ऑप्शन ए 84, 85, 86 या 88, इनमें से कौन सा संविधान संशोधन है जिसके माध्यम से हमारे यहाँ निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई? फ्रेंड्स, 86वें
संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद पूछा गया है, जो कि लोकसभा को रिप्रेजेंट करती है, लोकसभा में प्रतिनिधित्व करती है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का मतलब पीएम प्लस काउंसिल होता है। चूँकि ये लोकसभा में है, इसलिए इसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में आएगा। इस तरीके के कारण ऑप्शन बी केवल लोकसभा में इसका सही ऑप्शन होगा, दोनों सदन नहीं होगा। किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान के नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है? पहले भी हम इस पर चर्चा कर चुके हैं। संविधान संशोधन 42वां जो कि हमारे देश में किया गया, इसके तहत मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में एक नया अनुच्छेद बना करके जोड़ा गया और भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई। मूल कर्तव्य न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं है। उस आयोग का अध्यक्ष कौन था जिसने शिक्षा के सभी पक्षों के बारे में संस्तुति दी? एल.एस. मुदालियर, जिनको लक्ष्मण स्वामी मुदालियर कहते हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, श्री टी प्रकाश या डी.एस. कोठारी। फ्रेंड्स, कोठारी कमीशन जो कि भारतीय शिक्षा का एक माइलस्टोन माना जाता है, इसने भारतीय शिक्षा के प्राथमिक, उच्च शिक्षा, माध्यमिक, मैट्रिक, इन सभी पर अपने विचार प्रस्तुत किए। इसलिए भारतीय शिक्षा के सर्वांगीण विकास के लिए जो प्रयास हैं वो डी.एस. कोठारी के हैं। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? संविधान सभा जिसने कि संविधान का निर्माण किया, इसका गठन और चुनाव किसके द्वारा किया गया? साइमन कमीशन के प्रस्ताव द्वारा, क्रिप्स मिशन द्वारा, माउंटबेटन द्वारा, कैबिनेट मिशन प्लान द्वारा। फ्रेंड्स, साइमन कमीशन 1928 में आया, क्रिप्स मिशन 1920 में है, माउंटबेटन प्लान 1946 में है, कैबिनेट मिशन योजना 1947 में है, जिसके तहत हमारे संविधान सभा का गठन किया गया। इसलिए कैबिनेट मिशन सही होगा। भारतीय संविधान के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? यानी संविधान सभा का गठन कैसे हुआ? प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा, संघीय व्यवस्थापिका द्वारा, ए बी दोनों द्वारा, उक्त में से कोई नहीं। कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। उस समय संघीय व्यवस्थापिका इतनी पावरफुल नहीं थी, प्रांतों की विधानसभाएं थीं, इसलिए प्रांतों की विधानसभा द्वारा भारतीय संविधान सभा का प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किया गया। भारत की संविधान सभा की स्थापना कब हुई, यानी संविधान सभा की पहली मीटिंग कब आई? तो फ्रेंड्स, 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की प्रथम मीटिंग है। 11 दिसंबर 1946 को दूसरी मीटिंग है। 13 दिसंबर को तीसरी मीटिंग है। पहली में सच्चिदानंद सिन्हा जी अध्यक्ष हैं, राजेंद्र प्रसाद जी स्थायी अध्यक्ष 11 में बने और 13 में उद्देश्य प्रस्ताव आया। इस तरीके से ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946 भारतीय संविधान की स्थापना माना जाएगा। भारतीय संविधान के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? अब उद्घाटन अधिवेशन, जब संविधान सभा का निर्माण हुआ है तभी उद्घाटन अधिवेशन यानी पहला अधिवेशन आया है। हम पीछे चर्चा कर रहे थे कि संविधान सभा का प्रथम उद्घाटन कब हुआ है, तो वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ है। इस तरीके से उस दिन उसकी अध्यक्षता करने वाले शख्स ही अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगे। इसलिए ऑप्शन सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसका सही आंसर होगा। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के तौर पर हम राजेंद्र प्रसाद जी को जानते हैं, जिन्हें स्थायी अध्यक्ष के पद पर 11 दिसंबर 1946 को चुना गया। 11 दिसंबर 1946 के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के अध्यक्ष के तौर पर काम करते रहे और संविधान लागू होने पर भारत के प्रथम राष्ट्रपति के तौर पर इनका निर्वाचन किया गया। तो इसलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका सही आंसर होगा। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप मतलब भारतीय संविधान किस तरह का होगा, उसकी भाषा क्या होगी, किस तरीके से भारतीय संविधान का संग्रहण होगा, ड्राफ्टिंग कमेटी इसे कहते हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जिन्हें कि भारतीय संविधान के निर्माता या इंजीनियर उन्हें कहा जाता है, इसके अध्यक्ष थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ऑप्शन ए बी.आर. अम्बेडकर
सही होगा भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में। भारतीय संविधान का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? बी आर अम्बेडकर, बी एन राव, के एम मुंशी, वल्लभ भाई पटेल। के एम मुंशी और वल्लभ भाई पटेल कोर मेंबर थे। बी एन राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, जबकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इस तरीके से ऑप्शन बी एन राव को हम सही मानेंगे। ऑप्शन बी संवैधानिक सलाहकार के लिए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? फ्रेंड्स, इसे ये भी पूछा जा सकता है कि कब प्रस्तुत किया गया। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसमें कि उन्होंने अपनी स्पीच में, अपने भाषण में यह बात बताने की कोशिश की कि संविधान सभा का गठन क्यों हुआ है और संविधान सभा से हमें क्या उम्मीदें हैं, हम किस तरीके के संविधान की उम्मीद करते हैं। और इस तरीके से उन्होंने संविधान सभा के सामने संविधान के उद्देश्यों और लक्ष्यों को रखा। संविधान सभा ने अनंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया? अनंतिम रूप से संविधान को पारित करने का मतलब फाइनल ड्राफ्ट कब साइन हुआ? तो भारतीय संविधान बनकर के तैयार 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हो चुका था। 26 जनवरी 1949 को इस पर पूरी तरीके से सारे लोगों ने साइन किए, इसलिए 26 जनवरी 1950 को हम भारतीय संविधान को अंतिम रूप से स्वीकृत मानते हैं और इसे हम अनंतिम रूप से पारित भी मानते हैं। इसलिए ऑप्शन सी। भारतीय संविधान किस दिन पूर्णतया लागू हुआ? भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को बनने के बाद कुछ उपबंध उस दिन लागू हुए, लेकिन पूर्णतया यह संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। एक छुपा सा क्वेश्चन यहाँ बनता है कि ऐसा क्यों किया गया? तो फ्रेंड्स, 26 जनवरी 1930 से एक ऐतिहासिक दिन माना जाता था। 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस पहले से मना रहे थे, इस कारण 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया। भारत गणतंत्र कब बना? गणतंत्र बनने का मतलब कब भारत के नियम बने, कब भारत वास्तव में एक राज्य के तौर पर आया, या कब भारत का जन्म हुआ, या भारत को कब एक देश के तौर पर हम प्रथमतया मान्यता प्रदान करते हैं। तो जब भारत में लिखित संविधान को अपना लिया गया और ये बात निश्चित कर दी गई कि अब भारत का सिस्टम प्रशासनिक तौर पर जनतांत्रिक संसदीय प्रणाली से चलेगा, इस कारण 26 जनवरी 1950 को हम भारत को गणतंत्र के रूप में मानते हैं। भारत का एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? गणतंत्र क्या होता है? सभी मामलों में अनंतिम अधिकार जनता के पास हैं। सब भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। भारत राज्यों का एक संघ है। फ्रेंड्स, वैसे देखने में सारे क्वेश्चन आंसर सही लग रहे हैं, लेकिन ऑप्शन सी, भारत में वंशानुगत शासक नहीं होगा, यहाँ का शासक जनता के द्वारा चुना जाएगा। यह बात गणतंत्र की मुख्य बात है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। भारतीय संविधान द्वारा अनंतिम रूप से संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थीं? यानी जब भारतीय संविधान पहली बार लागू किया गया तो उस दिन भारतीय संविधान में कितने उपबंध थे, कितनी अनुसूचियाँ थीं, कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ, 95 अनुच्छेद 10 अनुसूचियाँ, 75 अनुच्छेद 7 अनुसूचियाँ। फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ भारतीय संविधान में मूल रूप से थीं। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा गया है? अगर ये पूछा जाए कि भारतीय संविधान की आत्मा किसको कहा गया है, तो फ्रेंड्स हम संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहेंगे। और अगर किसने कहा है तो इसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा है। संवैधानिक उपचारों के बिना भारतीय संविधान में किया गया कोई भी उपबंध हमारे उद्देश्य को पूरा नहीं करता, इसलिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32A के तहत है, इसे संविधान की आत्मा कहा गया है। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है? फ्रेंड्स, भारतीय संविधान बहुत देशों की विशेषताओं से चुन चुन कर बनाया गया है। इनमें से कुछ विशेषताएं इंग्लैंड से हैं, अमेरिका से हैं, जर्मनी से हैं, आयरलैंड से हैं, ऑस्ट्रेलिया से हैं। लेकिन इंग्लैंड से विशेषता मुख्यतः कौन सी ली गई है? तो फ्रेंड्स, संसदीय शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट,
इंग्लैंड से लिया गया है, जिसके तहत यहाँ की सरकार को जनता द्वारा चुना जाएगा। वर्तमान में संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? संविधान में मुख्यतया अगर पूछा जाता मूलतः कितनी अनुसूचियाँ थी तो हम 8 को सही करते हैं, लेकिन वर्तमान में चूँकि 4 अनुसूचियाँ और जोड़ी गई हैं, इसलिए वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। यानी भारतीय संविधान में इस समय 12 अनुसूचियाँ हैं और भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या भी बढ़ी है। वैसे मुख्यतया 395 अनुच्छेद थे, जिन्हें बाद में बढ़ाया गया। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है राज्यसभा के प्रतिनिधित्व से, शपथ एवं प्रतिज्ञान से, भाषाओं से, इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में विभिन्न पदों पर रहने वाले व्यक्तियों के द्वारा शपथ का क्या प्रारूप होगा, वो किस बात की शपथ लेंगे, वो क्या बोलेंगे, इस बात का एक प्रारूप दिया गया है। इस तरीके से ऑप्शन बी शपथ और प्रतिज्ञान से तीसरी अनुसूची का संबंध है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्य भाषाओं का उल्लेख किया गया है? 7वीं, 9वीं, 8वीं या 10वीं? फ्रेंड्स, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में चर्चा की गई है। बताया गया है कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं रहेंगी, कितनी भाषाओं की मान्यता भारतीय समाज में रहेगी, या भारतीय संविधान में राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त भाषाएं कितनी हैं, उस विषय पर चर्चा 8वीं अनुसूची में की गई है। इसलिए 8वीं अनुसूची राष्ट्रभाषाओं से संबंधित है। दल बदल से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में रखे गए हैं? यानी कौन सी अनुसूची है जिसमें दल बदल संबंधी जिसे नियम बनाए गए हैं, जिसे हम एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं, जिसके तहत अगर कोई व्यक्ति एंटी डिफेक्शन लॉ का सब्जेक्ट बनता है, उसके तहत आता है, तो उसकी मेंबरशिप सदस्यता समाप्त करने का राइट उस सदन के अध्यक्ष को होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये अनुच्छेद 10वीं में है, यानी 10वीं अनुसूची में भारतीय संविधान के प्रावधान हैं। पंचायती राज्य संबंधित प्रावधान किस भारतीय संविधान की अनुसूची में रखे गए हैं? यानी पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया, किसने लागू किया, तो इस पर हम देखेंगे। प्रस्ताव चूँकि बलवंत राव मेहता ने दिया था और लागू इसे जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में नागौर राजस्थान से किया गया। इसको उल्लिखित किया गया है 11वीं अनुसूची में, यानी 11वीं अनुसूची स्थानीय स्वराज से संबंधित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात कही गई है? यानी भारतीय नागरिकों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति को बचाए रखने, बढ़ाने के, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सौहार्द को बनाए रखने के उद्देश्य से प्रावधान किए गए हैं। तो फ्रेंड्स, अनुच्छेद 51 के तहत भारतीय संविधान में यह बात की गई है कि यहाँ के नागरिकों का ये कर्तव्य होगा कि वो अंतर्राष्ट्रीय विधि और कानूनों में सद्भावना रखें। भारतीय संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? यानी किस अनुसूची में ये बात बताई गई है कि कौन कौन से राज्य भारतीय संघ में शामिल हैं या उनके बारे में उपबंध किया गया है? तो दोस्तों, अनुसूची प्रथम यानी पहली अनुसूची में ये उपबंध किए गए हैं, जो कि ऑप्शन ए है। इस तरीके से इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही आंसर होगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? अध्यादेश, जिसे कि हम ऑर्डिनेंस कहते हैं, ऑर्डिनेंस अस्थायी तौर पर किसी इमरजेंसी आपात सिचुएशन को हैंडल करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा मौखिक तौर पर दिया गया आदेश है। यह भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 123 के तहत जारी किया जाता है। इसलिए ऑप्शन सी अनुच्छेद 123 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है? यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि लोक सेवा आयोग कहा जाता है, इसका गठन भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अनुच्छेद के तहत है? 310, 312, 314 या 315? तो फ्रेंड्स, अनुच्छेद 315 के तहत भारतीय लोक सेवा आयोग के गठन, परीक्षा, लोगों के चयन और प्रस्ताव की बात है।
भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसके पास है? यानी किसी राज्य को भारतीय संघ में शामिल किया जाना है या नहीं, इस विषय पर डिसीजन लेने का, अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री के पास, सी संसद के पास, डी लोकसभा अध्यक्ष के पास। फ्रेंड्स, भारतीय संसद को यह अधिकार दिया गया है, यानी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों मिल करके इस बात पर डिसीजन लेंगे। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। फ्रेंड्स, राज्यों के पुनर्गठन के लिए पुनर्गठन आयोग 1953 में बना, इसलिए राज्यों का पुनर्गठन हम 1953 से मानते हैं। इस कारण ऑप्शन बी वर्ष 1953 में इसका सही आंसर होगा और भाषाई राज्यों का गठन या आयोग का गठन 1953 में किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य था, यानी कौन सा प्रदेश था जिसे कि भाषा के आधार पर पहली बार राज्य का दर्जा दिया गया और राज्य का दर्जा देकर के उसे भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया और उसको एक राज्य की हैसियत से भारतीय संविधान में शामिल करने का प्रथम श्रेय या उसका नाम प्रथम राज्य के तौर पर आता है। तो फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश जिसे कि भाषा के आधार पर पहली बार निर्मित किया गया और भारतीय संविधान में शामिल किया गया। पांडिचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया? 1956 में, 1959 में, 1955 में या 1958 में? फ्रेंड्स, पांडिचेरी जो कि पहले दूसरे जो उपनिवेश थे उनके अंडर में थी, पांडिचेरी को भारतीय संघ में शामिल करने का काम 1959 में किया गया, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। पांडिचेरी एक संघ शासित प्रदेश के तौर पर हमारे सामने है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? भारतीय संविधान में नागरिकता प्रदान करने का जो तरीका है वो एकल नागरिकता है या दोहरी नागरिकता है, ये भी दोनों है या उनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, भारतीय संविधान एक देश, एक राष्ट्र, एक नेशन, एक फ्लैग और एक सिटीजनशिप पर विश्वास रखता है। एकल नागरिकता भारत में है। अमेरिका में डबल नागरिकता है, यानी वहाँ का नागरिक राज्य का और राष्ट्र का दोनों का नागरिक होता है। भारत में नागरिक केवल भारत का नागरिक है। भारत की नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है, यानी नागरिकता प्राप्त करने के क्या तरीके हैं? यहाँ पर जन्म लेने से, देशीकरण यानी भारत उस देश को अपने अंडर में ले ले, इससे वंशानुक्रम, वंश के अनुक्रम में, यानी मेरे पिता अगर भारतीय हैं तो मैं भी भारतीय होऊंगा, इस बात के कारण। तो इस तरीके से हम देखें तो भारतीय संविधान में यह चर्चा भाग 1 में की गई है कि इन सभी माध्यमों से भारतीय नागरिकता मिलेगी। इस कारण ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है? कॉमन कोड ऑफ कंडक्ट, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 42, आर्टिकल 43, आर्टिकल 44। कहाँ पर कॉमन सिविल कोड ऑफ कंडक्ट रखा गया है? तो फ्रेंड्स, अनुच्छेद 43 के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्व, फ्रेंड्स 44 के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत यह बात रखी गई है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्न में से कौन सी रिट दायर की जाती है? मैंडामस, परमादेश, हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, क्वा वारंटो, अधिकार परीक्षा या सर्चियोररी उत्प्रेषण। फ्रेंड्स, परमादेश तब जारी किया जाता है जब कोई लोअर को ऑर्डर देता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी को उपस्थित करने के लिए। अधिकार परीक्षा, अधिकार को जानने के लिए। सर्चियोररी, गलत निर्णय को दोबारा से सुनने के लिए लागू किया जाता है। इस तरीके से ऑप्शन बी हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका सही आंसर होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक दिए गए हैं? तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उपबंध या प्रावधान भाग 4 के तहत अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक किया गया है। इसमें ऑप्शन सी अनुच्छेद 36 से 51 इसका सही आंसर होगा। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन है?
कार्यपालिका मीन्स एग्जीक्यूटिव। कार्यपालिका वो बॉडी है जो बनाए गए नियमों को लागू कराने का काम करती है। तो भारतीय कार्यपालिका के हेड के तौर पर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट आती है। अध्यक्ष के तौर पर या हेड ऑफ द कार्यपालिका प्रेसिडेंट होता है। इस तरीके से हम देखेंगे तो एग्जीक्यूटिव के हेड के तौर पर ऑप्शन ए राष्ट्रपति सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल है? यानी राष्ट्रपति का चुनाव किनके द्वारा किया जाएगा? ऑप्शन ए सदन के दोनों सदस्यों के द्वारा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के परिषदों के निर्वाचित सदस्य। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं और विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। सदन के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। फ्रेंड्स, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसका चुनाव करते हैं। ऑप्शन सी सही होगा। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है? लोकसभा को भंग करने के लिए अगर लोकसभा बहुमत में है तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति इसे भंग कर सकता है, जब प्रधानमंत्री उसे इस बात का परामर्श दे। और यह राष्ट्रपति को अधिकार अनुच्छेद 80 प्रदान करता है कि वह अनुच्छेद 80 के आधार पर लोकसभा को प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर भंग कर सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो से प्रॉफिट होगा, आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आने वाली परीक्षाओं में निसंदेह आपका मार्गदर्शन करेंगे। आगे हम आपको लेखपाल से संबंधित ग्राम विकास और कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित एक वीडियो प्रदान करेंगे। एक सीरीज़ रहेगी जिसमें कि अनवरत हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपको स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराते रहें। इसलिए अगर संभव हो चैनल के साथ जुड़े रहें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। धन्यवाद।